हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड पार्ट थर्ड टॉपिक के अंतर्गत पार्स इंटरमीडिया और न्यूरो हाइपोफिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया की। तो निम्न कशेरुकी प्राणियों में, खासकर जो असंतापी प्राणी होते हैं, उनमें पार्स इंटरमीडिया वेल डेवलप्ड होता है, अधिक विकसित होता है और फंक्शनल होता है। इस भाग से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है और दो प्रकार के मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एमएसएच का सिक्रेशन होता है। एक है अल्फा एमएसएच तथा दूसरा है बीटा एमएसएच। अल्फा एंड बीटा एमएसएच। जो अल्फा एमएसएच होता है उसमें पाए जाने वाले 13 एमिनो अम्ल की जो सीक्वेंस होती है वह ACTH के 13 एमिनो अम्ल की सीक्वेंस के समान होती है। ACTH यानी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसके बारे में हमने अग्रपीयूष ग्रंथि में जाना था। उसके 13 एमिनो अम्ल की सीक्वेंस और MSH के 13 एमिनो अम्ल की सीक्वेंस समान होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो MSH हार्मोन होता है ये क्या कार्य करता है। जो लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं निम्न कशेरुकी, उनमें मेलानोफोर्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये पिगमेंट्स इनकी त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये जो MSH हार्मोन होता है ये इन मेलानोफोर्स में पिगमेंट्स के वितरण या डिस्पर्सल को नियंत्रित करता है। इन प्राणियों में MSH हार्मोन के सिक्रेशन का नियमन प्रकाश की मात्रा या अन्य वातावरणीय कारकों की अनुक्रिया के फलस्वरूप हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है MSH के सिक्रेशन को। और प्रश्न उठता है कि अब हाइपोथैलेमस MSH के सिक्रेशन को कैसे नियंत्रित करता है, कैसे कंट्रोल करता है। तो जो हाइपोथैलेमस है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, मुक्त होते हैं। पहला MSH स्टिमुलेटरी हार्मोन और दूसरा MSH इनहिबिटरी हार्मोन। पहला जो हार्मोन है MSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन या स्टिमुलेटरी हार्मोन, उसका कार्य है पार्स इंटरमीडिया द्वारा MSH के सिक्रेशन को बढ़ाना, यानी उत्तेजित करना या स्टिमुलेट करना। और जो दूसरा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है MSH इनहिबिटिंग या इनहिबिटरी हार्मोन, उसका कार्य है कि पार्स इंटरमीडिया से MSH के सिक्रेशन को, श्रवण को कम करना, घटाना। ठीक है, ये इस तरह से हाइपोथैलेमस MSH के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब जो मैमल्स होते हैं उनमें MSH क्या करता है कि ये मेलानोसाइट्स में मेलेनिन पिगमेंट जो होता है उसके सिंथेसिस को और एपिडर्मिस कोशिकाओं में इनके वितरण की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है मैमल्स में, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं। ACTH जिसकी मैंने बात की थी, उसकी 13 एमिनो एसिड की समानता होती है MSH से। यही कारण है कि ACTH भी जो पिगमेंटेशन होता है, वर्णकता, उसको कुछ सीमा तक नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अब MSH के अतिश्रवण से यानी हाइपर सिक्रेशन से त्वचा में पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, यानी उसको त्वचा ज़्यादा डार्क हो जाती है, त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। और एडिशन का रोग जो होता है उसमें ACTH और MSH का सिक्रेशन अधिक होता है, इसलिए स्किन का कलर डार्क हो जाता है। पार्स इंटरमीडिया के बाद हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस की।
न्यूरो हाइपोफिसिस अर्थात पश्च पीयूष ग्रंथि या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें यानी उत्तकीय संरचना की, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका निर्माण होता है नर्व फाइबर्स, तंत्रिबद्ध कोशिकाएं अर्थात ग्लियल सेल्स, पिट्यूटरीसाइड्स आदि पश्च पीयूष ग्रंथि को बनाते हैं। अब इनमें जो तंत्रिका तंतु होते हैं उनका ओरिजिन होता है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से। यहाँ से ये तंत्रिका तंतु हाइपोफिशियल स्तंभ से होते हुए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्लड कैपिलरीज के पास पहुँचते हैं और तंत्रिका तंतुओं के इस पथ को हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल ट्रैक्ट कहा जाता है। और इस ट्रैक्ट में यानी इस पथ में लगभग 1 लाख तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। न्यूरो हाइपोफिसिस में कोई भी ग्लैंडुलर सेल नहीं पाई जाती, यानी ग्रंथिल कोशिका नहीं पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूरो हाइपोफिसिस है ये खुद हार्मोन का निर्माण नहीं करती है। अब प्रश्न उठता है कि ये खुद हार्मोन का निर्माण नहीं करती, तो इसके द्वारा जो 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण जो होता है वह हाइपोथैलेमस में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, उनमें इन दोनों हार्मोन्स का निर्माण होता है। और यहाँ से ये हार्मोन जो हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल ट्रैक्ट है, जो तंत्रिका तंतुओं का जो एक स्तंभ है उसमें से होते हुए ये पश्च पीयूष ग्रंथि अर्थात न्यूरो हाइपोफिसिस में पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद इनके जो टर्मिनल एंड्स है उनमें गुंडियों के समान होते हैं, यहाँ ये हार्मोन एकत्रित होते हैं और उनके टर्मिनल एंड्स जो होते हैं ये ब्लड कैपिलरीज यानी रक्त केशिकाओं के समीप होते हैं। यहाँ से ये हार्मोन कहाँ मुक्त किए जाते हैं? ये रक्त में मुक्त कर दिए जाते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ये है पश्च पीयूष ग्रंथि, न्यूरो हाइपोफिसिस जिसको बोलते हैं। और न्यूरो हाइपोफिसिस में एक कैपिलरीज का जाल है और यहाँ कुछ तंतु आ रहे हैं। ये तंतु कहाँ से आ रहे हैं कि हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके सोमा का समूह होता है। तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। यहाँ से ये तंतु जो एक्सोन है ये आ रहे हैं और ये जिस पथ से आ रहे हैं इसको ही हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल ट्रैक्ट कहा जाता है। और इस ट्रैक्ट में लगभग 1 लाख तंत्रिका तंतु होते हैं। यहाँ से ये आ रहे तंतु पश्च पीयूष ग्रंथि में यहाँ तक आ गए। और पश्च पीयूष ग्रंथि में जो तंतु होते हैं इनके जो अंत सिरे होते हैं ये होते हैं जो रक्त केशिकाएं होती है, कैपिलरीज होती है, उनके पास स्थित होते हैं। और ये जो 2 न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस में, उनमें से जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस होता है इससे ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निर्माण होता है। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है और रक्त में मुक्त हो जाता है। साथ ही जो पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है उससे ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है और ये यहाँ से ये भी पहुँच जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि में और कैपिलरीज में ये मुक्त हो जाता है। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर और हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है और ये कैसे पहुँचते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि में। अब हम बात करते हैं इन 2 हार्मोन्स की। तो जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये जो दोनों हार्मोन हैं ये दोनों ही पेप्टाइड हार्मोन होते हैं और इनके पेप्टाइड में 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जो मेमल्स है उनमें वेसोप्रेसिन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं।
और इन दोनों में सिर्फ एक एमिनो अम्ल का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। एक तो होता है आर्जिनिन वेसोप्रेसिन और दूसरा लाइसिन वेसोप्रेसिन। अब हम बात करते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो शरीर में क्या कार्य करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। जैसा अभी मैंने बताया था कि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस में सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से सीक्रेट होता है और ये पेप्टाइड हार्मोन है। और ये कार्य क्या करता है कि स्तनधारियों में यानी मैमल्स में एडीएच यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का मुख्य कार्य है जल संतुलन। एडीएच का लक्ष्य अंग होता है वो होता है किडनी की जो नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती है, संग्रह वाहिनी, वहाँ पे ये अपना असर करता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की एब्सेंस में जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती है वो जल के प्रति अपारगम्य यानी इम्परमीबल होती है तथा यहाँ पानी का पुनः अवशोषण नहीं होता है और यूरिन में जल की मात्रा अधिक उत्सर्जित होती है। लेकिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन के फलस्वरूप इस हार्मोन की उपस्थिति में जो कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती है किडनी की, वह जल के प्रति पारगम्य हो जाती है तथा यहाँ से जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की उपस्थिति में हाइपरटोनिक यूरिन का सिक्रेशन किया जाता है क्योंकि जल का अवशोषण किडनी में वापस कर लिया जाता है। इसी जो यूरिन होता है उसमें जल की मात्रा कम होती है। अब प्रश्न उठता है कि जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसका कंट्रोल कैसे होता है, इसके सिक्रेशन का कंट्रोल कैसे होगा, कैसे ये हार्मोन नियंत्रित होगा कि इसका कम सिक्रेशन करना है, ज़्यादा करना है। तो इस चीज़ को मेनली क्या कि 3 कारक होते हैं। एक तो इफेक्ट ऑफ ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड यानी रुधिर की ऑस्मोलिटी का प्रभाव, दूसरा निम्न रक्त आयतन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ लो ब्लड वॉल्यूम, और अन्य कारक। तो हम बात करते हैं पहले इफेक्ट ऑफ ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड यानी रुधिर की ऑस्मोलिटी का प्रभाव क्या होता है कि यदि शरीर में जल की कमी होती है तो ब्लड में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाता है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, बढ़ा हुआ होता है, ये हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा ये डिटेक्ट किया जाता है और वो स्टिमुलेट होते हैं, उद्दीपित होते हैं। अभी जो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं ये यहाँ से ये जो मैसेज है, ये आवेग है, ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस तक जाता है और हमें पता है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो जब ये मैसेज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को जाएगा तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगा कि किडनी की जो ट्यूबल्स है, कलेक्टिंग ट्यूबल्स, वो जल के प्रति पारगम्य हो जाती है और जल का अवशोषण बढ़ जाता है। दूसरा जो कारक है जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन को कंट्रोल करता है वो है इफेक्ट ऑफ लो ब्लड वॉल्यूम यानी निम्न रक्त आयतन का प्रभाव। यदि रक्त के आयतन कम होता है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन में जो वृद्धि होती है उसका उद्दीपन जो एट्रिया होता है, हार्ट का जो पार्ट होता है आलिंद, उसमें जो कम रक्तदाब होता है उसको स्ट्रेस रिसेप्टर द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस के द्वारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब दूसरा जो कारक है, तीसरे जो कारक है उसकी हम बात करें तो इनके अलावा जो शरीर में पेन या शोक या कुछ औषधि जैसे मॉर्फिन, निकोटीन आदि जो है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, जबकि जो अल्कोहल है वो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन को कम करता है। अब प्रश्न उठता है कि जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन एबनॉर्मल हो जाता है तो क्या होता है। तो एडीएच का सिक्रेशन अगर बहुत कम हो जाता है तो एक कंडीशन हो जाती है, एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस रोग में क्या होता है
कि जो यूरिन का आयतन बढ़ जाता है, इसको डायूरेसिस बोलते हैं। बार बार यूरिन आता है, डायूरेसिस इस कंडीशन को कहा जाता है। और अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अतिश्रवण होता है, यानी सामान्य का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो जो यूरिन होता है वो बहुत अतिपरासारी होता है, जिससे सोडियम की सांद्रता बॉडी में कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी, जैसा भी हमने देखा कि ये एंटी डायूरेटिक के समान ही एक पेप्टाइड हार्मोन है। अब ये क्या क्या असर करता है बॉडी में, कि एक तो ये यूट्रस पे, गर्भाशय पे असर डालता है, दूसरा ये मिल्क इजेक्शन, दुग्ध निष्कासन पे असर डालता है। तो जब प्रेगनेंसी का एंड होता है, जेस्टेशन पीरियड का एंड होता है, तो जो यूट्रस की जो वॉल्स होती है उनमें जो अनैच्छिक पेशियाँ होती है, स्मूथ मसल्स, उनके कॉन्ट्रैक्शन को, संकुचन को ये हार्मोन बढ़ा देता है, जिससे बर्थ में आसानी होती है। दूसरा, ये जो हार्मोन है ये मिल्क इजेक्शन को प्रभावित करता है। वो कैसे करता है कि ऑक्सीटोसिन का जो लक्ष्य उत्तक, जो मेमरी एल्वियोली के चारों ओर स्थित मायोएपिथेलियल सेल्स भी होती है, तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये मेमरी ग्लैंड में मायोएपिथेलियल सेल्स के संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे मिल्क इजेक्शन बढ़ता है। फिर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन की। तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन भी ये जो मिल्क फीडिंग होती है उसके द्वारा ये कंट्रोल होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो पार्स इंटरमीडिया भाग है उसके द्वारा MSH हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पार्स नर्वोसा, उसके द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन हो रहा है। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वो जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन होता है वो यूट्रस पे और मेमरी एल्वियोली की मायोएपिथेलियल सेल्स को पे अपना असर डालता है।